नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सीटेट ने कल अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा जो है 21 जनवरी को होगी। यानी लगभग आप लोगों के पास 45 दिनों का समय बचा हुआ है। तो 45 दिनों में सीटेट के बचे हुए दिनों में सीटेट की तैयारी कैसे करें ताकि सीटेट सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, इस पर मैंने आज एक वीडियो बना दी है। आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें कि सीटेट क्लियर हो जाए, उस पर वीडियो आई है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। तथा आप सभी को पता है कि अगर सीटेट पास करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है, जिसके तहत हम ईवीएस में आज एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर 12 खत्म हो जाए तो को कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अपने इलाके के आसपास के हाईवे या राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चों की समझ बनाई जा सकती है। वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभाव पर चर्चा बच्चों के अनुभव सुनकर करें। कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों पर चर्चा करवानी चाहिए। यानी अपने इलाके के आसपास के हाईवे या राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में हमें बच्चों की समझ बनानी चाहिए। वहीं वाहनों में होने वाले शोर और धुएं के प्रभाव से बच्चों को अनुभव सुनकर करेंगे तो कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों पर बच्चों से हमें चर्चा करवानी चाहिए, ताकि बच्चों सड़कों के नियम के बारे में जान सकें। बच्चों में प्रदूषण गाड़ियों से कैसे फैल रहा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, इसलिए हमें बच्चों से इसके बारे में चर्चा करवानी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है, पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। बच्चों से इस पर चर्चा करें कि ज़मीन के नीचे से निकलने वाले खनिज को क्या क्या हो सकते हैं। तो पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। तो बच्चों से इस पर हमें चर्चा करें कि ज़मीन के नीचे से निकलने वाले खनिज को क्या क्या हो सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है, इस पर बच्चे चर्चा करें। ऊर्जा की अवधारणा इस उम्र के लिए अमूर्त है। बच्चे इसे ताकत, शक्ति आदि कहकर इसके बारे में सोचना शुरू करें। सीमित भंडार किसका और क्यों है, इस पर सोचें। कक्षा में हमें इस पर बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। यानी हम लोगों को बच्चों से या कक्षा में चर्चा करवानी चाहिए कि सूरज की जो किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में हो सकता है। यानी हम सूरज की किरणों का इस्तेमाल किन किस कामों में कर सकते हैं, इस पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। इसके साथ साथ ऊर्जा की अवधारणा इस उम्र में बच्चों के लिए अमूर्त होती है, तो बच्चों को हमें इसे ताकत, शक्ति आदि करके इसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। सीमित भंडार किसका है और क्यों है, इस पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ज़मीन से खजाना, यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। तो यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों का इस्तेमाल और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते थे कि फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता था। तो निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। इसे धुली मिली और छुपी होती है। इसमें धूल भी मिले होते हैं, मिली और छुपी होती है। बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं इसमें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। जहां तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है, इस तेल में हमें मिलता है केरोसिन। तो तेल में हमें क्या क्या मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोयला की गीज भी इसी से मिलती है। तो यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग तेल से पता है आप लोग को क्या क्या निकलता है। तो जब तेल को ज़मीन से निकाला जाता है तो उसे रिफाइनरी के लिए भेजा जाता है। तो रिफाइनरी में क्या क्या मिलता है आप लोग को पता है, केरोसिन मिलता है, उससे डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन मिलता है, ऑयल मिलता है, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन मिलता है। वहीं एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस भी हमको उसी, और मोम, कोयला तथा गीज भी इसी से मिलती है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों तथा इससे जुड़ी खबर पर चर्चा करनी चाहिए। तो सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने और विकल्पों को खबर पर चर्चा करने के लिए हमें बच्चों को चर्चा करवानी चाहिए। इससे बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट है, कक्षा में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। अच्छा यह रहेगा कि इस बातचीत में बच्चों को यह समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में हैं। इन सभी को हमारे जीवन में अलग अलग जगह उपयोग होता है। इस बारे में उनके अनुभव सुनने से पोस्टर पर इनकी समझ अच्छी बनेगी। तो कक्षा में पोस्टर पर खुलकर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। इस बातचीत में बच्चों से यह समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आदि, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में हैं। इन सभी का हमारे जीवन में अलग अलग जगह उपयोग होता है। इस बारे में उनके अनुभव सुनने से पोस्टर पर उनकी अच्छी समझ बन पाएगी। चलिए फिर हम अगले लेसन को कवर करते हैं, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। कहानी एक यात्री की है। तो इसमें जो है लोनर है। लोनर क्या है? तो लोनर मेरी सबसे बढ़िया साथी है, जो मेरी मोटरसाइकिल है। अंग्रेजी में लोनर का जो अर्थ होता है, इसका होता है अकेले रहने वाला। यानी लोनर मेरी एक बढ़िया साथी है जो मेरी मोटरसाइकिल है। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। चलिए, मुंबई से दिल्ली तक 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। तो यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि मुंबई से दिल्ली तक कितने किलोमीटर का रास्ता है? तो 1400 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में थक चुका हूँ एक ही तरह के शहर देखते देखते। चलिए, वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों में बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक हूँ। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलुआ छत वाले, बर्फ़ के ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखा था। दिल्ली से फिर मैं सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते मुझे लद्दाख के लेह तक जाना था। तो मेरा नया घर, मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलान के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज़ आँख खुलती। ठंडा रेगिस्तान के बारे में देखते हैं। तो आखिरकार मैं और लोनर ले पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका। सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वह लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। तो रेगिस्तान की जो विशेषताओं यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जब मैं लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ़ के ढके पहाड़ तथा सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर एक ही शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले कहते थे। तो यह प्रश्न भी बना है, झूले झूले का मतलब क्या होता है? तो स्वागत करना होता है। मेरा पीछा करने लगे। वह लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। तासी के घर पर तासी का जोर चला और मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। यहाँ से प्रश्न बनता है, आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से प्रश्न हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो तासी का जोर चला तो मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बना हुआ था। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था, पर हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने का स्थान होता है। तो बच्चों से हमें चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि लद्दाख के मकान कैसे होते हैं, यहाँ प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ के जो मकान होते हैं पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा है। घर हर तरफ घास फूस पड़ी हुई है। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों पर पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रहने का स्थान है। ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे के मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा को देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी छत पर उपले सूख रहे थे। तासी ने बताया कि छत पर
उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है एवं ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है। जब फल सब्जियाँ नहीं मिल पाती है, सोचो वह किन महीनों में होता होगा, या किन महीनों में होता होगा और क्यों होता होगा। इस पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। चलिए फिर, जब मैं चांगथान इलाके की ओर बढ़ा, यहाँ से सीटेट में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। जब मैं चांगथान इलाके की ओर बढ़ा तो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने के लिए भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी ही हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं भी दिखाई नहीं पड़ा, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना ही मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब थे। कई रातें और कई दिनों बीत गए, मैं अकेला बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने एक बड़ा सा मैदान और उस पर चरती भेड़ बकरियाँ, थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। चांगपा जनजाति के बारे में और देखते हैं। चांगपा जनजाति से सीटेट में बार बार प्रश्न बनता है, तो वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतु लोग थे, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते थे। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों से हरे मैदानों में खोज में घूमते रहते थे। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता था। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट, सुंदर ऊन आदि भेड़ बकरियों और इनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनके भेड़ बकरियां। उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते थे। उनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती थी। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है, इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम होते हैं। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही इनकी ज़िंदगी है। तो चांगपा जनजाति के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ 5000 लोग चांगपा जनजाति में रहते हैं। हमेशा एक झुंड में लेकर पहाड़ों, हरे मैदानों में खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि। वहीं भेड़ बकरियों ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जिनके भेड़ बकरियाँ उतना ही ऊँचा परिवार का स्तर होता है। वहीं चांगपा खास तरह की बकरियाँ पालते हैं, जिनके बालों में दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन भी बनती है, वहीं पश्मीना शाल भी बनती है। जितनी ठंडी और ऊँची जगह होती है, इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही इनकी ज़िंदगी है। अब मैं मोटरसाइकिल पर था, अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे ही अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहीं कुछ ही देर में अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। तो ये अपने टेंटों को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। यह प्रश्न कई बार सीटेट में बन चुका है। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं और गर्म भी होते हैं। मैंने देखा है कि जो चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द में क्या इस पर चर्चा हो सकती है? हमें बच्चों से इस पर चर्चा करवानी चाहिए। वहीं ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील बनेंगे और उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल के बारे में देखते हैं। पश्मीना शाल तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही है, यहाँ से सीटेट में हर बार प्रश्न बनते हैं। तो माना जाता है कि पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। इतनी गर्म और मोटी बिल्कुल नहीं होती। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वहीं इतनी सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरियों के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे? इस पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए।
पट्टियाँ नौडंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था, मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे तथा धुआं बाहर जा सकता था। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा जनजाति ठंड से बचते हैं। वहीं बच्चों से इस बारे में चर्चा करना होगा, अच्छा होगा। अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं, एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं, इसके कारणों, मौसम, ज़रूरतों, पैसों और वहाँ मिलने वाले सामान, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पर हमें बातचीत करनी चाहिए और बच्चों से इस पर चर्चा करवानी चाहिए। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। बस इतना जानकर बच्चे खबरों में ढूंढ कर पहचाने कि सर्दी गर्मी में इसका कैसा संबंध है। इसी तरह से कुछ अन्य शहरों में नाम देखने की उत्सुकता बनेगी जहाँ का तापमान 0 से कम चला जाता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डल झील के शिकार के घूमने की मज़ा उठाते हैं। तो डल झील में शिकारे में घूमने, शिकारी एक प्रकार की नाव होते हैं शिकारे, जो डल झील में पाई जाती है। तो आइए देखते हैं। क्या पहचान सकते हो कि यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली में कूचे में दिखती है यह बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के घर की एक नज़र डालते हैं। तो श्रीनगर में कैसे घर होते हैं, आइए हम लोग उस पर एक एक करके देखते हैं। तो श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फीट तक होती है। तो श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। वहीं बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर में डल की लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। वहीं मकान की तरह इस डोंगे पर भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट क्या होता है? तो हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इन पर एक खास डिजाइन होती है जिसे हम लोग खत्मबंद कहते हैं, जो जिक्सा पजल जैसी दिखती है। तो हाउस बोट पर कई बड़े घरों का अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है जिसके एक खास डिजाइन होती है जिसे हम लोग खत्मबंद कहते हैं, जो जिक्सा पजल जैसी दिखती है। आगे देखते हैं हम लोग। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। वहीं यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह होती है कि यह जालीदार खिड़कियों के बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें ढप कहते हैं। इनसे बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पत्थरों को यहाँ के पुराने घरों में खासियत यह होती है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना होता है। वहीं घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं, जो कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। हम क्या समझे? तो इस लेसन से हम लोग क्या समझे, आइए देखते हैं। तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा। कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर और सुंदर डिजाइन होते हैं, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जा सकता हो। बताओ यह बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बने हैं, या तुम्हारे घर में कैसे अलग हैं? इन पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने क्लास 5th के चैप्टर 12 और 13 को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे ही सेशन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट की एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।